टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय अभिषेक। जैसा कि आप सभी को पता है, गणित के अब हम रोज नए नए कॉन्सेप्ट वाइज नए नए सवाल लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें हर एक सवाल अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है, जिससे हमारे कई सारे डाउट और कई सारी टेक्निक, कई सारी ट्रिक अपने आप हमारी क्लियर होंगी। तो 20 मिनट की क्लास में आप सभी सहयोग बनाएं और चीजों को सीखते चलें। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जैसे जिस प्रकार बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार छोटे 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 स्टेप चलकर हम एक लंबी दूरी को तय कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सवाल को अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ाते हैं। सवाल हमारे पास है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास है, सेंटीमीटर है। शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या है? दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जब हम एक समकोण को घुमा दें तो एक शंकु बन जाता है। देखें एक बार फिर से, अगर एक समकोण को हम 360 डिग्री इस प्रकार घुमा दें तो ये हमारा शंकु बन जाता है। और जिसमें हमें शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी हमसे त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है और त्रिज्या भी हमें दी गई है जो है 28 सेंटीमीटर, और ये त्रियक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, नोट बनाकर सबसे पहले लिख लेंगे, हमें पता होना चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी लिखेंगे, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है पाई आर एल, जिसमें हमारे पास इस पूरे का मान हमें दिया गया है पाई आर एल, और यही तो हमें दिया गया है, कितना है 4664, 4664। इसमें हमारे पास आर का मान भी है। जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सूत्र याद होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जहां पर एल ये त्रियक ऊंचाई है, आर यह इसकी त्रिज्या है। पाई का मान दोस्तों पता ही होगा सभी को, 22/7। आर दी गई है 28, एल का मान हमें ज्ञात करना है, और बराबर आ जाएगा 4664। कुछ इस प्रकार से इसको हल करेंगे, जैसे कि दिख रहा है 7 नीचे है, 7 एकम 7, 7 चौको 28। जब हमें इस एल का मान चाहिए है, चूंकि ये दोनों संख्या यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग करेंगे, या अगर आप जानते हो तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम इनको काट सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 छू 24 बच जाएगा 2, फिर 4 छू 24। ये 22 से भी डायरेक्ट कट जाएगा, 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 11 एकम 11, 11 छू 66। 2 से ये कटेगा तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तीन 6, यानी कि एल बराबर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 53 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में हमारा आंसर है। उम्मीद है आप ये सवाल समझ पाए होंगे, जिसमें हमने सीखा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है। हो सकता है कि शंकु के आयतन से संबंधित सवाल भी आ जाए, तो वो भी नोट करके लिख लेंगे कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर एच शंकु की लंबवत ऊंचाई है और आर उसकी त्रिज्या है। ये बात आप समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और हर एक परीक्षा में आपको ये मिल जाएगा। एसएससी जेडी 2020 की जो परीक्षा हुई थी 21 में, उसी का ये सवाल है। ऐसे कई सवाल हमें देखने को मिल जाएंगे। एचसीएफ एलसीएम का सवाल है। प्रश्न है कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 15, 32 और 48 द्वारा पूरी तरह विभाज्य हो? दोस्तों, अगर हमारे पास इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो ऐसे बड़े से बड़े सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। कुछ लोग होंगे भैया उस बड़ी संख्या लिखेंगे 999, फिर इनके एलसीएम से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा उसको उसमें से घटाएंगे। हमें ये नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सवाल में ही कह रहा है कि इनसे पूरी तरह से भाज्य है,
पूरी तरह से भाज्य है का क्या मतलब है कि 15 से भाग देंगे तो भी पूरी तरह से चला जाएगा, 32 से भाग देंगे तो भी पूरी तरह से चला जाएगा, और 48 से भाग देंगे तो भी पूरी तरह से चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 15 लिखा है, 15 मिलके बना है 3 और 5 से, 3 5 15, यानी कि अगर 15 से पूरी तरह से भाग जा रहा है तो प्यारे दोस्तों उसमें 5 से भी भाग पूरी तरह से जाएगा, 5 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। और 5 से भाग जाने का नियम हमें पता है कि उसी संख्या में 5 से भाग जाएगा जिसके आखिरी में 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो। इसमें तो कह रहा भैया 8 है, तो ये तो आंसर हमारा कभी नहीं होगा। इस बार इस सवाल में कह रहा है 6 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें 6 है तो इसमें 5 से भाग यानी 15 से भाग नहीं जाएगा, 8 है तो इसमें भी 15 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये दो आंसर तो बिल्कुल नहीं है। इनमें 0 है, ये हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है 15 से पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब है कि 3 से भी भाग जाएगा। 3 से भाग कब जाएगा? 3 के विभाजिता का नियम हमें पता है कि यदि संख्या के योग में 3 से भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। अगर 5 का नियम हमें पता था तो हम 50-50 की स्थिति में तो वैसे ही आ गए थे कि इन दोनों में से कोई है। और एक चीज और हमें पता है कि 3 से जाने का नियम क्या है कि भैया तीनों उनको जोड़ दो, अगर जोड़ में 3 से भाग चला गया तो पूरी संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। चलो देखो, 9 में जाएगा, 9 में जाएगा, 8 में तो नहीं जाएगा। तो ये आप समझने के लिए करें, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 26, क्योंकि 26 में 3 से भाग नहीं जाता, यानी कि इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे 3 तो था ही नहीं, भैया 15 तो था, 15 ही तो 3 और 5 से मिलकर बना है। अब जब ये तीनों आंसर नहीं है तो स्वाभाविक है जो चौथा विकल्प है वही हमारा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसमें 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल जा रहा है, 6 और 9, 9 और 6 15, और 15 में 3 से भाग जाता है। इसके अलावा 32 से भी देखेंगे, आखिरी में 2 है तो 8 से स्वाभाविक रूप से जाएगा। 48 से भी इसी संख्या में भाग जाएगा, यानी कि इन चारों में से बड़ी 4 अंकों की यह वह संख्या है जो 15, 32 और 18 से पूरी तरह विभाजित है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। जिसमें कई प्रकार के सवाल आते हैं, वास्तव में एलसीएम एचसीएफ से कुल करें तो कुल 6 प्रकार के सवाल आते हैं। 6 प्रकार के कैसे? पहली बार पूछेगा कि कुछ संख्याओं से पूरी तरह विभाजित कौन सा है, तो उसमें भी हम सबसे चेक कर लेंगे कि भैया इससे जा रहा है, अगर इससे जा रहा है तो कवर हो जाएगा। दूसरा इसमें टाइप पूछेगा कि कुछ शेषफल बचे, इतने इतने से भाग देने पर कुछ शेषफल बच जाए, टाइप 2 हो गया। तीसरे टाइप में पूछेगा कि छोटी से छोटी संख्या, कुछ अंकों की या 4 की या 5 की, 6 की, 7 8 कुछ की भी छोटी से छोटी संख्या कि इन सब से पूरी तरह से भाग चला जाए, एक ये टाइप हो गया तीसरा। चौथा इसी में आएगा कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें फलाना ढिमका से भाग देने पर कुछ शेष फल बच जाए, तो एक टाइप ये हो गया। हमने कहा भी छोटी से छोटी, अब आ सकता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हो गया हमारा पांचवा टाइप। पांचवें टाइप में बोलेगा कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 की, किसी की भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतने से भाग लगाएं तो पूरी तरह से कट जाए। तो वही सेम प्रोसेस जो अभी हमने किया है। और इसी का छठवां सवाल आएगा, छठवां टाइप जो बनेगा, मात्र 6 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं कि भैया इन सब से भाग देने पर बड़ी से 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, या 6 अंकों की या 7 अंकों की, कि इन सब से भाग देने पर कुछ शेष बचे, कुछ अलग से शेष बचे। तो ऐसे कुल मिलाकर एलसीएम एचसीएफ से मात्र 6 प्रकार के सवाल बनते हैं। उम्मीद है उनमें से एक ये हमने किया, आपको पसंद आया होगा। जिसे ऑप्शन एनिमुलेट भी आप कह सकते हैं, जिसमें हम ऑप्शन पर काम करते हैं कि भैया ये आंसर नहीं हो सकते। जब ये आंसर नहीं हो सकते तो हम अपने सही आंसर तक इस माध्यम से पहुंच जाते हैं। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राइटिंग थोड़ी मीडियम है, आप हिसाब लगा लेना। सुना भी था, आज हमारे मित्र कह रहे थे जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उनकी दिमाग से कुछ बनती नहीं है, बाकी वो सब अपने हिसाब से देख लेना। सवाल है कि एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया गया है और मूल्य पर 20% की छूट दी गई है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है।
आप कभी भी दुकान पर गए होंगे तो कहता थी भैया एमआरपी इतनी है आपको इतने का लगा देंगे, 10% डिस्काउंट दे देंगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे। वही डिस्काउंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं बट्टा और गणित की भाषा में इसे छूट के नाम से भी जाना जाता है, वही डिस्काउंट है। अब हर चीज पे भारतीयों को डिस्काउंट की आदत है कि इतने प्रतिशत डिस्काउंट, उसमें इतने प्रतिशत डिस्काउंट। तो अब होता क्या है, सुनिए ध्यान से। कोई वस्तु रही होगी, उसको हमने कुछ में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस, लागत हमारी लगी जितने की। हमें पता है कि भैया इतने रुपए की लागत लगी है और आदमी आगे वाला आएगा और कहेगा डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो, तो जानबूझ के हम इसके बहुत ज्यादा रेट बढ़ा देंगे और उस पर लिख देंगे। जो उस पर लिख दिया यानी अंकित कर दिया, छाप दिया, टैग लगा दिया, वही है हमारा अंकित मूल्य। कहां गया अंकित मूल्य? हाँ, ये है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि फिर हमने उसको कर दिया टैग प्राइस, कह सकते हैं हम उसको, हम कह देंगे उसको टीपी, यानी टैग प्राइस कर दिया। जानबूझ के हमने कोई चीज को बढ़ा के रखा है और अब तुम आओगे तो हम कहेंगे कि भैया आपके लिए डिस्काउंट लगाया जा रहा है। डिस्काउंट हमेशा काय पे दिया जाएगा? टैग प्राइस पे, यानी अंकित मूल्य पे। और कुछ डिस्काउंट देके आपको हम वो चीज टिका देंगे, जिससे कहते हैं अपन सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, टैग प्राइस यानी अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी जिस पर आप वह चीज खरीद कर अपने घर आ जाते हैं मुस्कुराते हुए कि चलो बहुत कम करवा लिए। आप हमेशा करवाते हैं कम कहां? टैग प्राइस पर। दुकानदार कभी भी सीपी से कम में आपको चीज नहीं बेचेगा। वो कह देगा बोलिए अरे इतने की तो लागत ही है, नहीं है लागत। जो भी चीज आप लेकर आ रहे हैं वो हमेशा प्रॉफिट में बिकती है, कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा में ही बेचेगा वो। अब इधर जो बेसिक जो कुछ पॉइंट हैं जो हमें पता होने चाहिए कि जो भी हमें डिस्काउंट देगा वो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। अंकित मूल्य यानी टैग प्राइस पर। लिखे थे 100, कहा भैया चलो आप 20 दे देना, मतलब 20 कम दे देना, 80 दे देना, यानी कि कम किस पर होंगे हमेशा पैसे? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य यानी टैग प्राइस पर, जो उस पर लगे रहते हैं, टैग लगा रहता है ना उस पर, तो वो टैग प्राइस पर जितना में आप खरीद कर लाएंगे वो हो गया सीपी यानी कि विक्रय मूल्य। और जो लाभ होगा दुकानदार को या जो हानि होगी वो हमेशा होगी सीपी यानी लागत पर, लागत यानी क्रय मूल्य पर, जितने में उसने खरीदा था। अब अगर कोई चीज मान लो उसने 100 रुपए में खरीदी और कहा कि भैया इसको चढ़ा के लिख दो, 20% बढ़ाकर लिख दो, 20% इसका बढ़ाकर लिख दिया भाई ने उस पर, तो 20% 100 का हो जाएगा 120, यानी कोई चीज थी 100 की और उस पर चढ़ा दिए कितने? 20 रुपए। तो अब 100 से बढ़ के वो आ गई 20 रुपए। अब इस पर, इस 120 पर वो आपको डिस्काउंट देगा, इस 20 पर वो आपको डिस्काउंट देगा। अब जितने प्रतिशत का हो जाए, 10% का, 5% का, 30% का। सवाल में तो कह रहे हैं कि भैया 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 120 का 20% डिस्काउंट दिया है दोस्तों। 120 का 20% डिस्काउंट, ये रेट बढ़ाए हैं और ये 20% किया है कम। अब जब हम इसका 20% निकालेंगे तो 10% तो हो गया 12, 10% निकालने का सीधा अर्थ एक जीरो हटा दे पीछे से, तो आ गया 12 होगा इसका 10%, 20% इसका दुगना, 12 दूनी 24, यानी इसका 20% कितना हो गया? 24। अब वह 24 इसने कम कर दिया, डिस्काउंट दिया है तो स्वाभाविक रेट क्या होंगे? कम। कोई चीज पहले कह रहा था, लिखे कितने थे उस पे? 120, और कम कितने कर दिए तुम्हारे लाने? 20% यानी 24। अब 24 कम किए हैं तो कितने कितने की हो गई वह चीज? 96। कितने की हो गई? 96 की। अब देखो ध्यान से, भाई ने खरीदी थी कितने की? 100 की। 100 20% अधिक चढ़ाए थे तो कितने की हो गई थी? 100। 120 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितने की बेच दी? 96 की। अब 96 की खरीद बेची है, खरीदी थी 100 की, तो 4 रुपए का क्या हो गया? हानि। किस पर? 100 पर हुई है ना। हानि और लाभ हमने बताया हमेशा उसी पर होगी जितने लागत लगाई थी, उसी पे तो होगी। तो अब 4% की हो गई, 100 पर है, स्वाभाविक है प्रतिशत का आधार ही 100 होता है। 100 रुपए में खरीदी और 96 में बेची, यानी 4% का घाटा। और देख लो, यानी 4% की हानि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन करेंगे। जितनी भी चीजें जो लागत मूल्य रहता है वह होता है हमारा सीपी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। टैग प्राइस यानी अंकित मूल्य, उस पर कुछ बढ़ाकर हम उस चीजों को चढ़ा देते हैं, तो हो गया अंकित मूल्य। नंबर लिख देना, कोई भी चीज खरीदी उस पर लिख दिया कुछ भी एमआरपी वगैरह के नाम से। फिर इसी पर देते हैं डिस्काउंट,
यानी जो बट्टा या छूट जो दी जाएगी वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी और हम पहुंच जाएंगे कहां, विक्रय मूल्य की ओर। और यहां से हम देख लेंगे कितने का लाभ हुआ या कितने की हुई हानि। उम्मीद है आप ऐसे सवाल बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाने के लिए एक और सवाल इसी का लिया है। सवाल में है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यानी कि भाई ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी होगी और इसके 60 बढ़ाकर, यानी अंकित मूल्य जो टैग प्राइस है भाई ने कर दिया उसका 160। ध्यान देना, 100 से बढ़ाकर कितने चढ़ा दिए, 160। फिर कह रहे हैं अंकित करता है और 10% की छूट देता है। डिस्काउंट हम बताया कि हमेशा काय पे देगा, टैग प्राइस पर। तो टैग प्राइस पर जैसे ही हमें 10% निकालना है तो इसका 10% हो जाएगा 16, और 16 का डिस्काउंट दिया है। यानी कि भैया कह रहा है कि 160 की चीज है, 16 रुपया कम कर लेंगे। तो 16 जैसे ही इसमें से कम करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहां से आ जाएगा अपना 4 144, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हो गया 144। ऐसे ही होगा ना। इसका 10% देखना, इसमें 60% की वृद्धि और इसका 10% की कमी। 100 का 60%, 60, तो कितने कितने चढ़ा दिए उस पर, 160। 160 का 10% आ गया 16, और 16 रुपए इसमें से कम कर दिए तो आ गई चीज 144 की। खरीदी थी 100 में, बेच दी 144 की, क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन कितने का, 44 का। कितने पर, 100 पर। तो 100 पर है आधार, तो स्वाभाविक 44% का लाभ होगा। ऑप्शन में है कहीं 44, तो ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा आंसर जो है हमारा सही होगा। इस सवाल का आंसर था 44% का लाभ। चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल। मन तो नहीं है आखिरी करने का, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल में कहा गया है कि एक कार्य को 8 आदमी समान दर से कार्य करते हुए 96 दिन में करते हैं। यानी कि 8 लोग हैं और काम कर रहे हैं 96 दिन तक, तो कुल काम हो गया इतना, स्वाभाविक है इतना हो गया। फिर कह रहे हैं कि 6 आदमी उसी कार्य को, काम तो वही है ना, ये हो गया कुल काम। 8 आदमियों ने 6 दिन तक काम, 96 दिन काम किया है, तो कुल इतना काम किया होगा। इसी काम को 6 लोगों को करना है, कितने दिन तक, यही तो पूछ रहा है कितने दिन तक। मान लिया डी दिन तक काम करना है। इस छोटी सी इक्वेशन को हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 6 इस साइड गुणा कर रहे हैं, 6 को इस साइड ले आओ, भाग में काट दें, 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, और ये आ जाएगा, हमें लग रहा है ये 6 ही तो कट गया पूरा। 6 एकम 6, ये आ गया अपना 6, 6 एकम 6, 6 छू 36, और 16 का 8 में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ, डी बराबर दोस्तों कितना आएगा, 16 गुणित 8, जल्दी बताओ, 16 अट्ठे 16 अट्ठे, दुनिया या जन्म इस तक। डी बराबर आ जाएगा 128, 100, भाई क्या सही है, 128, 16 अट्ठे 128। यानी कि ऐसे 6 लोगों को इतना काम करने के लिए कुल 28 दिनों तक काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा काम हो पाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट इस सवाल से जुड़ा हुआ। वर्क एंड टाइम के ये सवाल कई बार हमें आते हैं और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसी भी स्थिति में हमें कुल काम बनाने के लिए हो सकता है इसमें घंटे भी जोड़ दे, तो हमें करना कुछ नहीं है कि जैसे कहा गया कि कुछ मजदूर, मान लें कि मजदूर कितने दिन तक काम किया और कितने घंटे यानी आवर्स तक काम किया, इसमें कितना काम किया बटे कर देंगे डब्ल्यू। यही कार्य बराबर है कोई अन्य लोग काम करें, जैसे इधर M1 D1 H1 W1 कर दिया। यानी कि क्या, M1 क्या है, मजदूरों की संख्या, D1 क्या है, कितने दिन तक उन्होंने काम किया, और H1 क्या है, एक दिन में कितने घंटे काम किया, और D1 क्या है, W1 क्या है, कितना काम किया, एक काम किया, 2 3 4 कुछ भी वर्क, ठीक। ये बराबर होगा दोस्तों M2 D2 H2 अपॉन W2। यानी कि यह काम या ये क्षमता भी कह सकते हैं इससे, ये बराबर होगी कि कोई अन्य मजदूरों की संख्या में बदलाव हो सकता है, दिनों में बदलाव हो सकता है,
समय में बदलाव हो सकता है और हो सकता है काम में भी बदलाव हो। कहे कि ऐसे दुगना काम करने में कितना समय लगेगा, ऐसा तिगना काम करने में कितना समय लगेगा, तो वहां बटे में वही संख्याएं आ जाएंगी। उम्मीद है आपको आज की क्लास में जो सवाल लेकर हम आए थे वो सभी समझ में आए होंगे, कुछ नया भी आपको सीखने को मिला होगा। ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम और कुछ नए सवाल, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नई ट्रिक और कुछ नया सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।